नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए एफसीआरए के कानून में नियमों में जो बदलाव किया गया उससे एनजीओ पर सख्ती बरती गई है, लेकिन एफसीआरए के ये नियम बदलते ही कांग्रेस को तकलीफ होने लग गई है। केसी वेणुगोपाल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी गई और सीधा सीधा मांग कर दी गई कि एफसीआरए को लेकर जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो बदलाव किए गए हैं, उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, क्योंकि एफसीआरए के ये जो बदलाव हैं वो एक समुदाय को टारगेट करते हैं, अल्पसंख्यकों को परेशान करते हैं। इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आज हम इसी बात को समझेंगे कि इस नियम कानून से जब एनजीओ पर नकेल कसी जा रही है, जब एनजीओ का जो लेखा जोखा है उसका हिसाब किताब सामने आएगा, तो कांग्रेस को उससे दिक्कत क्या है। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, एफसीआरए के नियमों में बदलाव हुआ, कांग्रेस को परेशानी होने लगी, आखिर क्यों? तीन तरह के एनजीओ चलते हैं अपने देश में। एक एनजीओ वैसे हैं जो वास्तविक समाज सेवा करते हैं। एक एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने एनजीओ खोलने को धंधा बना के रखा है कि एनजीओ खोल लिया, सरकार से पैसा ले लिया, याशी भरे जिंदगी जी रहे हैं। क्यों उनका तीसरी कैटेगरी वो है, सरकारी उसमें रिकॉर्ड नहीं जाता कि कहां कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहां कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पैसे वैसे खिला के या इधर उधर नियम ढीले ढाले थे ना एनजीओ खोलने के। हर कोई एक एनजीओ खोल लिया है अपना, कुछ न कुछ उसका भी काम चल ही जाता था सरकार से पैसे के नाम पे। तो पहला तो ये है कि जो वास्तविक समाज सेवा करते हैं। दूसरा वो है जिन्होंने धंधे के रूप में इसे खोल के रखा है, वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक एक आदमी पे 3-3, 4-4, 5-5 एनजीओ रजिस्टर्ड है, अपना पैसे मंगा रहे हैं सरकार से, अय्याशियों में खर्च करे, वो दूसरा है। तीसरा कैटेगरी वो ऐसा है कि बाहर से पैसे मंगाते हैं, जिनको विदेशी चंदा मिलता है और वो हमारे देश में खर्च करते हैं। वो बड़े बड़े एनजीओ हैं। छोटे मोटे को विदेश से चंदा नहीं मिलता, बड़े लोगों को मिलता है। बिल्कुल। अब हमारे देश में एनजीओ का जाल फैला हुआ था, मतलब कि 1.5-2 लाख एनजीओ थे पूरे देश में। और ज्यादा होंगे, मतलब मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है। और ये सबका दावा ये था कि ये गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि जिन इलाकों में ये काम कर रहे हैं वहां गरीबी कमी नहीं हो रही थी। माने गरीबी उन्मूलन के लिए जो लाखों करोड़ों रुपए ले रहा है, वो एक आदमी की गरीबी नहीं दूर कर पा रहा था। तो सरकार ने सोचा कि भाई मामला क्या है, कहां इस्तेमाल हो रहा है, ये सब एग्जैक्टली जाता होगा बकायदा, क्योंकि मोटे लेवल पर अगर पैसा कहीं बीच में से गायब किया जाएगा तो वो तो इंसान अपने आप पकड़ा जाएगा ना। 2018 में राजनाथ सिंह ने एक लाइन कहा कि जितने भी वैसे एनजीओ जो विदेशों से पैसा ले रहे हैं वो साल भर में एक बार ऑडिट करा दे अपना। जैसे ही राजनाथ सिंह ने यह नियम लागू किया कि साल भर में एक बार अपना ऑडिट देना होगा, 18,000 एनजीओ बंद हो गए, भाग गए छोड़। मतलब वो ऑडिट के नाम पर खुद ब खुद गायब हो गए, भाग गए। हाँ, खुद ब खुद गायब हो गए। मतलब फिर 2020 में सरकार तो फिर सही कर रही है। फिर 2020 में सरकार ने कहा कि आप विदेशों से पैसा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें सिर्फ 30% स्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर करना होगा, बाकी 70% जिस काम के लिए ले रहे हो उसमें खर्च करना होगा। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि मान लिया कि 1,000 रुपए आप एक एनजीओ चलाती हैं। आपने अमेरिका के किसी संस्था से या ब्रिटेन की संस्था से 1,000 रुपए मंगाए हैं, तो आपको सिर्फ 300 रुपए में अपनी सैलरी, ऑफिस का खर्चा, इंटरनेट का, बिजली बिल, ये सब देना होगा, स्टाफ का सैलरी। हाँ, सिर्फ उसमें से सिर्फ 300 रुपए, बाकी 700 रुपए जिस काम के लिए मंगाया है उसमें खर्च करने होंगे। हाँ, जैसे ही सरकार ने यह नियम कहा, 7,000 एनजीओ और गायब। फिर सरकार ने एक और बात कही कि विदेश से पैसा ला सकते हैं, लेकिन आपका अकाउंट एसबीआई का होना चाहिए। और दिल्ली में एक जगह हाँ, मतलब नहीं, एसबीआई में अपना अकाउंट खोलिए दिल्ली में, और उसके बाद वहां से निकाल के आप कहां खर्च कीजिए, हमें कोई पता नहीं, क्योंकि इससे हमें यह पता चलेगा कि कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। कोई आतंकियों का पैसा तो नहीं आ रहा कोई इस तरह का। जैसे ही वो नियम लागू किया, 9,000 और गायब, बंद करके। तो अगर टोटल आप जोड़िएगा 18,000, 7,000 और 9,000, 18, 9 दूनी 27 और 27,000 इधर गया और 7,000 और, मतलब कि 34,000 एनजीओ, हाँ 34,000 एनजीओ गायब हो गए।
ये 34,000 एक एनजीओ में ऑन एन एवरेज 10 लोग भी काम कर रहे होंगे, इससे तो बहुत ज्यादा करते होंगे। मैंने तो एक एवरेज बताया, तो 3,40,000 लोग बेरोजगार हो गए। अगर ये लीगल होते, पैसा सही तरीके से आ रहा, तो इन्हें क्या दिक्कत है? अपनी पूरी जानकारी डिटेल दे दो, पैसा आ रहा है, आप काम में लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। अब जो ताजा विवाद है उसमें सरकार ने क्या किया है, एक बार फिर अभी तुरंत कहा है कि विदेशों से जो आप पैसा मंगा रहे हैं ना, उसको आप रिलीजियस मामलों में यूज नहीं कर सकते, जैसे रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। उन्होंने कहा कि जैसे कि उसमें कैसे होता है कि आपको लिखना होता है सरकार को कि आप एनजीओ बनाया तो कौन सा काम करते हैं। तो पहले ब्रॉड सेंस में लिख देते थे, गरीबी उन्मूलन काम करते हैं, ठीक है। अब सरकार ने कहा गरीबी उन्मूलन मतलब क्या, गरीबों के लिए आप क्या करते हो, यह भी बताना होगा, स्पेसिफिक बताना होगा कि गरीबों को खाना खिलाते हो, कि उनका मकान बना के देते हो, कि उनके बच्चों को पढ़ाते हो, मैंने क्या करते हो उनके लिए, ये लिखना होगा। आड़ में उस पैसे का इस्तेमाल आप किसी साजिश के लिए तो नहीं कर रहे, धर्मांतरण गिरोह को आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। पहले ब्रॉडर सेंस सिर्फ लिख के काम चल जाता था कि गरीबी उन्मूलन में काम करते हैं, एक लाइन लिख दिया तो काम हो गया। अब स्पेसिफिक लिखना होगा कि गरीबी उन्मूलन मतलब क्या। कोई कहेगा एनजीओ कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूं, तो पहले सिर्फ शिक्षा, एजुकेशन। अब सरकार पूछ रही है एजुकेशन मतलब क्या, स्कूल चलाते हो, बच्चों को कॉपी किताब बांटते हो, मतलब क्या करते हो, यह बताना होगा। तो एक तो यह है स्पेसिफिक जानकारी देनी होगी। दूसरा रिलीजियस, जैसे कोई एनजीओ कहता था कि हम इंडिजेनस कल्चर बचाने के क्षेत्र में काम करते हैं, ट्राइब्स के। तो इंडिजेनस कल्चर मतलब तुम क्या कर रहे हो, मान लिया कि तुम विदेशी आदमी हो, विदेश से पैसा ला रहे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो, बचाने का मतलब क्या, उनका कल्चर बचा रहे हो। हाँ, कैसे बचा रहे हो, ये दूसरा बताया। तीसरा इसमें अभी सरकार ने क्या कहा है कि विदेशों से जो पैसा प्राप्त करते हैं उनका लोकल पदाधिकारी विदेशी नहीं हो सकता, वो तो यहीं के लोगों को देना होगा। ऐसे नहीं कि कोई विदेशी आ रहा है और अबुझमाड़ के जंगलों में रह रहा है, अंदर बाहर से पैसा मंगा रहा है यार, यहाँ के लोगों को भड़का रहा है कि तुम्हारा कल्चर तो खराब है, तुम्हारी गरीबी की वजह ही यही है क्योंकि तुम क्रिश्चियन नहीं बने। ये काम नहीं कर सकते। ये जो नया नियम लाया है इस पे कांग्रेस को बड़ा आपत्ति है। वेणुगोपाल कुछ कह रहे हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है मैं एक बार बता देती हूँ कि वो किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आपने बताया कि नियम कानून में क्या बदलाव किए गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सरकार इन नियमों के जरिए गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहती है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। तो वो तो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता छीन ली जाएगी एनजीओ की, उन्हें बांध दिया जाएगा, हर चीज की जवाबदेही हो जाएगी। नहीं तो जवाबदेही तो जरूरी है ना। मान लिया विदेशों से आपको करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है, उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं वो धर्म परिवर्तन के काम तो नहीं आ रहा है, कहीं नक्सलियों को हथियार देने का काम तो नहीं आ रहा है, कहीं नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों को हथियार तो नहीं आप प्रोवाइड करा रहे हैं, कहीं क्रिश्चियन मिशनरीज के पास वो पैसा पहुंच रहा है, वो ट्राइबल्स लोगों को या दलित लोगों को वो क्रिश्चियन में तो नहीं बदल रहे हैं उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए। ये देखना किसका काम है। इसका मतलब कांग्रेस अगर इसका विरोध करे तो इसका मतलब धर्मांतरण का समर्थक है कांग्रेस। वही मैं आज यही हो सकता है ना। उससे क्या दिक्कत हो रही है एनजीओ पर, अगर पारदर्शी चीजें करने के लिए चलो कोई नियम कानून लाए जा रहे हैं तो उससे उनका हिसाब किताब मांगा जा रहा है, फिर कांग्रेस को परेशानी क्यों? कांग्रेस को इसलिए परेशानी है कि सोनिया मैडम वेटिकन से जुड़ी हुई है। अच्छा, क्रिश्चियन मिशनरीज इनका पूरा तो आधार ही है। बाहर से इतना सारा पैसा आ रहा है, लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, ये सब आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह कैबिनेट के समानांतर एक एनजीओ के लिए सलाहकार मंडल क्यों बनाया था? वो कैबिनेट से ज्यादा मजबूत था। सारे एनजीओ चलाने वाले को उसमें रखा था। एनजीओ के जरिए बड़े पैमाने पर बाहर से पैसे आ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी फैलाई जा रही है, या फिर अरब वर्ल्ड से ही पैसे आते हैं जिसमें ये मदरसा वगैरह खुलता है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर कट्टरपंथ की शिक्षा दी जा रही है, और कई जगह मदरसों में तो हथियार पकड़ाए हैं, तो बच्चों का रेप वेप वगैरह का केस आया है। ये सब इसी पर तो चेक कर लगा रही है भारत सरकार। और कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि उन सब चीजों का समर्थन कर रही होगी। अच्छा, जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है वहां रिलीजियस कन्वर्जन ज्यादा तेज क्यों हो जाता है? और प्रणब मुखर्जी ने ऐसा क्यों लिखा था कि सोनिया गांधी और उनके बच्चों को हिंदुओं से बेइंतहा नफरत है? उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, प्रणब मुखर्जी ने, मैं तो नहीं बोल रहा हूं,
शबनम और पंकज कुसुम से तो ज्यादा सोनिया गांधी को जानते होंगे प्रणब मुखर्जी। बिल्कुल। जब उन्होंने लिखा कि ये हिंदुओं से बहुत नफरत करती हैं, तो इसका मतलब वो ठीक ही लिख रहे होंगे। चलिए खैर, तो हाँ, करीबी नेता खैर नहीं, ये तो ईसाई, ये देखिए सब, ये केरल वाले जितने सब क्रिश्चियन कांग्रेसी हैं, ये सब कह रहे हैं कि हाय हाय ये क्या हो गया। अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर धर्म परिवर्तन करेंगे कैसे, कैसे क्रिश्चियन बनाएंगे सबको। मतलब एनजीओ तो की आड़ में जो साजिश रच रहे हैं उन सब पर नकेल कसी जा रही है, तो इसी वजह से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। और जितने भी ये पैसे लेके आते थे विदेशी, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, हमेशा ये तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था अपने देश का, रशिया के सपोर्ट से। तो रशिया इंडिया दोनों मिलकर बना रहा था, तो अमेरिका को ये पसंद नहीं आया। उसने क्या किया कि अपने यहां की एक संस्था ग्रीन पीस फाउंडेशन को भेज दिया। ग्रीन पीस फाउंडेशन पैसे लेके आया। उसने क्या किया कि एक लोकल क्रांतिकारी को पकड़ा, टाइप का, के उदय कुमार नाम था उसका, और उसके जरिए आम लोगों को भड़काने लगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा तो रेडिएशन होगा, तो बच्चे जो हैं कोख में मर जाएंगे, तो तुम लोग को पीने का पानी नहीं मिलेगा। ये सब करके भड़का रहा था, आंदोलन करवा दिया। उस आंदोलन के लिए पैसे आ रहे थे ग्रीन पीस से, और ग्रीन पीस को पैसे दे रहा था यूएसए डिपार्टमेंट। ये पूरे यूपीए शासनकाल में ये चल रहा था। एक भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन लोग नहीं पूरा करने देता था। कड़ियों से कड़ी मोदी की हाँ, मोदी सरकार आई, उसने सबसे पहले ग्रीन पीस पे बैन लगा दिया। ग्रीन पीस पे बैन, पैसे खत्म, आंदोलन खत्म। आज वो कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट चल भी रहा है, किसी की कोख भी नहीं उजड़ी है, कोई रेडिएशन भी नहीं हुआ, बिजली का भी उत्पादन हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण तो मैं जानता हूं। जैसे नर्मदा नदी की ऊंचाई बढ़ जाएगी तो डूब जाएंगे आदिवासी, उजड़ जाएंगे, ये मेधा पाटकर कहती थी। मुख्यमंत्री बने मोदी जी, नर्मदा डैम, सरदार सरोवर परियोजना पूरी हो गई। आज सरदार पटेल की उतनी बड़ी ऊंची मूर्ति भी लगी है, लोग देखने भी जाते हैं, कुछ नहीं हुआ, ये बेरोजगार हो गई मेधा पाटकर। सेट किया गया था ना कि माहौल बनाओ, वो हर जगह, हर जगह जब भी कोई बड़ा काम होगा, जैसे कोई भी तरक्की का काम होगा, तो ये एनजीओ वाले उसका विरोध करने आते। वो क्यों विरोध करते थे? बाहर से पैसे लेकर, फंडिंग के तौर पर। तो भारत की तरक्की को रोकना था, और ये धीरे 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 सब एक्सपोज होते हैं। अब सरकार जब आई है, इन लोगों का इतना ताकत था, इतना पावर था कि सब एनजीओ ने मिलकर अन्ना हजारे को बैठा दिया। ये सारा मेधा पाटकर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, किरण बेदी, वो प्रशांत भूषण, ये सब एनजीओ अपना अपना चलाते थे। जितने वहां बैठे हुए थे सब एनजीओ चलाने वाले थे, और सबने अपने लोगों को लाके वहां बैठा दिया राजनीति में। बिल्कुल सब कोई, और वो सब बेशुमार पैसा आ रहा था बाहर से। तो जब इतना इतना पैसा है तो आंदोलन हो गया जंतर मंतर पे, और एक अन्ना हजारे का चेहरा दिखा के बाकी सब ने अपना साथ लिया। तो वो देश के खिलाफ काम कर रहे थे, तो इसको इसमें लगाम लगाने की जरूरत थी कि नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल। आज को जाके जॉर्ज सोरोस अगर कहता है कि मैंने भारत में मोदी सरकार की बर्बादी के लिए $2 बिलियन रखे हैं, तो वो $2 बिलियन कैसे खर्च कर रहा होगा? इन्हीं के थ्रू तो भेज रहा होगा। मतलब एनजीओ के जरिए जो है वो अलग अलग खेल चल रहे थे। खैर शुक्रिया पंकज जी, बिल्कुल यही काम कर रहा है। तो देखा आपने कैसे एफसीआरए कानून जो नियम है उसमें बदलाव किए गए, उसे सख्त किया गया, तो तमाम एनजीओ के होश तोड़ गए। एक के बाद एक एनजीओ बंद हो गई क्योंकि फर्जीवाड़े का खेल सामने आ जाता, इससे पहले दुकान बंद कर निकल गए। लेकिन कांग्रेस को तकलीफ लगातार हो रही है। जी, आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं कि भारत सरकार के तख्ता पलट करने की जो पूरी साजिश है, वो इन्हीं एनजीओ के थ्रू चल रही है। वो चाहे क्रिश्चियन मिशनरीज के एनजीओ हो, या अभी नॉर्थ ईस्ट में वैनडैक नाम का सीआईए का एक एजेंट पकड़ा गया है, जो कि यूक्रेनी नागरिकों को लाकर यहाँ के मणिपुर, मिजोरम के लोगों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था, हथियार की ट्रेनिंग दे रहा था, और उसका रख रखाव का सारा खर्चा, सारा उसको छुपाने का, वो सब वहां के क्रिश्चियन मिशनरीज एनजीओ जो बना के रखा वो सब कर रहे थे। भारत में अगर नक्सलवाद नहीं होता, अगर ये सब लोकल स्तर पे मिशनरीज और एनजीओ नहीं होते, इन लोगों ने ही आदिवासियों को भड़काया। जैसे मैं झारखंड से हूं, बगल में खूंटी है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया पत्थलगड़ी, कहा कि बाहर से पुलिस को आना अलाउड नहीं है आदिवासियों, तो पुलिस नहीं आती थी तो नक्सली या मिशनरी जाते थे। तो ये सब वही चल रहा था। लगाम लगेगी, ऐसे से कानून आएंगे, ऐसे से बिल्कुल। कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है ये तो पूरे आप डिस्कशन में समझ ही गए होंगे। हालांकि वेणुगोपाल की तरफ से चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई है, जो नियम बनाए गए हैं उन पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब
सरकार इसे कैसे लेती है, क्या जवाब दिया जाता है कांग्रेस को, और क्यों कांग्रेस बेचैन लगातार हो रही है, वो क्लियर है। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।